बेटा ये है वर्कशीट 46। ठीक है, तो अभी जो इस लेसन से रिलेटेड पहले वर्कशीट्स आई हैं आवर्त सारणियों की, हमें पता है हमने 3 रसायनज्ञों के बारे में पढ़ा है, डोबेराइनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीफ। अब आज की जो वर्कशीट है इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके बारे में बताया गया है और उसको किसने बनाया था उनके बारे में बताया है। लेकिन स्टार्टिंग में पहले पिछली वर्कशीट्स का ही रिवीजन है इसमें। जैसे देखिए यहाँ पर वैज्ञानिकों के पूर्व मतानुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है ना, जो तीनों रसायनज्ञ थे, पहले तीनों वैज्ञानिक जो थे, डोबेराइनर, चाहे न्यूलैंड्स या मेंडलीफ, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ही आधार मान के, मतलब परमाणु द्रव्यमान को बेस मानकर पदार्थों का वर्गीकरण किया था। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऐसा क्यों था, क्योंकि जब इन तीनों ने अपने अपने आवर्त सारणियाँ दी थी तब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो इसलिए उन्हें परमाणु द्रव्यमान, मतलब किसी भी परमाणु के भार को लेकर ही उन्होंने अपना अपना आवर्त सारणी बनाई थी। लेकिन जब ये 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो 1913 में बनी थी। ठीक है, उस 1913 में हेनरी मोज़ले उन्होंने बनाई थी आवर्त सारणी, और उन्होंने बिल्कुल ही जो पुराने जो 3 वैज्ञानिक थे उनका जो बेस था कि परमाणु द्रव्यमान, उन्होंने उसको बिल्कुल एक बहुत बड़ा काटा मार दिया और उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक का आवर्त फलन होते हैं। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को पता है परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु क्रमांक होता है, जैसे मान लो ये एक कोई परमाणु है, मान लो हम कार्बन के परमाणु की बात करते हैं, हमें पता है उसका परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक 6 होने का मतलब कि जो उसका जो ये नाभिक है उसके नाभिक में 6 प्रोटॉन है। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, वो भी 6 होते हैं, और 2 कक्ष होते हैं, एक कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन के बारे में है। तो बेटा जो परमाणु क्रमांक होता है, आप ये कह सकते हो परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का जमा वाला पॉजिटिव साइन होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है। तभी जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं और जो परमाणु है वो स्टेबल रहता है, टूटता नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसका जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने 1913 में आवर्त सारणी का निर्माण किया, आधुनिक आवर्त सारणी का, और इसके नियम के आधार पर किया जो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछे आधुनिक आवर्त सारणी का क्या नियम है तो आप ये बोलोगे तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, आगे है परमाणु संख्या से हम परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है हमें। वह एक तत्व से दूसरे तक बढ़ने पर इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो हम हीलियम लें और लिथियम लें। ठीक है, मैं ये 2 तत्व ले रही हूँ। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, लिथियम का 3 है। लिथियम के आगे अगर, ठीक है, तो ये जो इन्होंने लाइन बोली है कि परमाणु संख्या से हम परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता लगा सकते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब अगर हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका मतलब हीलियम का जो नाभिक है उसमें प्रोटॉन 2 हैं और इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 ही होंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। अब देखो इन्होंने ये जो लाइन लिखी है कि अगर हम एक तत्व से दूसरे तत्व की तरफ बढ़ते हैं तो इस संख्या में 1 की बढ़ोतरी होती है। वही है, जैसे हीलियम के 2 हैं तो लिथियम के 3 हैं। ठीक है, तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। क्योंकि जो पहले वाले 3 वैज्ञानिक थे उन्होंने आरोही क्रम में रखा था, बढ़ते हुए क्रम में रखा था उनके परमाणु द्रव्यमानों को, लेकिन जो हेनरी मोज़ले थे उन्होंने परमाणु क्रमांक मतलब जो प्रोटॉनों की संख्या है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उनको आधार माना। और बेटा जब उन्होंने इस चीज़ को आधार मान के करा तो जो पुरानी सारणियाँ थी उनमें जो कमियाँ थी वो
कमियां ज़्यादातर मतलब पूरी ख़त्म हो गई, उन्होंने सारी कमियों को ओवरकम कर लिया। हाँ, पर एक हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो अभी भी मेंडलीफ की जो पुरानी आवर्त सारणी थी उसी के हिसाब से पहले ग्रुप में सबसे ऊपर रखा जाता है। वो अभी आपको देखो यहाँ साइड में आवर्त सारणी दिखाई गई है। देखो बेटा, ये पूरी आवर्त सारणी है और इसमें 118 तत्वों को रखा गया है। बहुत ही अच्छी, बहुत ही लॉजिकल है ये सारणी। जैसे जैसे वर्कशीट्स आगे बढ़ेंगी हम इन्हें अच्छे से समझेंगे। जैसे देखो बेटा, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर, अभी हम हाइड्रोजन को अलग मान लेते हैं, इस वाले हाइड्रोजन को अलग कर लेते हैं हम। इन्होंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबीडियम, सेजियम और फ्रेंसियम को एक लाइन में रखा है। अगर आप इनके परमाणु इनको इस हिसाब से रखा हुआ है, पहले वाले ये ग्रुप है बेटा, जो स्टैंडिंग लाइन होती है ये ग्रुप है। जैसे ये देखो, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, ये तीसरा ग्रुप है, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 18 ग्रुप हैं। और ये जो पहले 2 ग्रुप हैं बेटा, पहला और दूसरा, इनको बोला गया है एस ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक्स में बांटा हुआ है इन्होंने। पहले ग्रुप को एस ब्लॉक कहते हैं और ये जो 13 से 18 तक है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक। ठीक है, और ये जो बीच में सारा है इसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक, 3 से लेकर 12 तक। लेकिन अभी हमें 10th में सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ना है, हमें डी ब्लॉक नहीं पढ़ना। ठीक है, और बेटा आप ये देखोगे यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक जिगजैग लाइन बन रही है। देखो, जैसे बोरोन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर यहाँ पर एसएन है टिन। ठीक है, टिन के बाद है टीई, इसको बोलते हैं बेटा टेल्यूरियम। उसके बाद है टेल्यूरियम से फिर यहाँ पर आ गए हम ये पोलोनियम। ठीक है, ये एक अलग से जिगजैग लाइन बनी हुई है और यहाँ पर एक एटी है, एस्टेंटाइन बोलते हैं इसको। ये देखो, ये जो इन्होंने ब्लू से रंग में दे रखे हैं ये बिल्कुल अलग हैं, एक जैसे सीढ़ी बन रही है जिगजैग। तो ये जो सारे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये हैं उपधातु। ठीक है, और जो एस ब्लॉक वाले हैं वो सारी धातुएं हैं, ये वाली धातुएं हैं। और इसके इधर उपधातुओं के इस साइड ये जो हल्के नीले रंग से हैं ये अधातुएं हैं, सारी नॉन मेटल्स हैं। और ये जो हीलियम, नियॉन, ये सारी निष्क्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसेज हैं ये सारी। तो इनको हम धीरे धीरे आगे आने वाली वर्कशीट्स में अच्छे से करेंगे, एक एक स्टेप इनका। तो आज की वर्कशीट के लिए इतना काफ़ी है बेटा। अब इनके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको समझा दूंगी। बेटा पहला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हेनरी मोजले ने सन 1913 में किया। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम क्या है? उत्तर है, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। तीसरा प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। यह त्रुटियां या सीमाएं क्या थी? मतलब इसमें इन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी की त्रुटियां पूछी हैं, कमियां पूछी हैं। तो पहला क्या था कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका था। ठीक है, दूसरा है, मेंडलीव समस्थानिकों की स्थिति को नहीं समझा पाए थे। बेटा मैंने आप लोगों को बताया था समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण लेके बताया था कार्बन का। मैंने आपको कार्बन का उदाहरण लेके बताया था। कार्बन के मान लो 2 समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? किसी भी तत्व के समस्थानिक जो होते हैं वो जैसे एक तत्व है कार्बन, उसके 2 समस्थानिक हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, पर परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। और इनके गुण भी एक जैसे होते हैं, इनके रासायनिक गुण भी एक जैसे होते हैं जो समस्थानिक होते हैं। ठीक है, पर क्योंकि अगर मेंडलीव के हिसाब से अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखें तो बेटा जो उसने 63 कार्ड बनाए थे, ठीक है, 63 तो अलग थे, उनमें उन्होंने कार्बन के लिए सिर्फ एक ही कार्ड बनाया था। लेकिन अगर वो समस्थानिकों को देखते तो उन्हें कार्बन के लिए ही 2 जगह बनानी पड़ती। एक कार्बन 12 जिसका कि परमाणु द्रव्यमान 12 है और एक जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो वो इस चीज़ को नहीं समझा पाए थे अपनी सारणी में। और तीसरा है, एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। मतलब जैसे
अगर आप अभी जब देखोगे नई आवर्त सारणी, तो जो उसमें परमाणु क्रमांक है बिल्कुल एक जैसे बढ़ते हैं, एक के बाद एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, फिर एक बढ़ा, लेकिन जो परमाणु द्रव्यमान है वो एक जैसे नहीं बढ़ते। जैसे जैसे हम भारी तत्वों की तरफ जाते हैं, मतलब ऐसे तत्वों की तरफ जाते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान बढ़ते जाएं, ज़्यादा हों, तो उनमें गैपिंग ना कांस्टेंट नहीं रहती, वो नियमित रूप से नहीं बढ़ते। किसी में 4 बढ़ गया, किसी में 10 बढ़ गया। तो उस हिसाब से मैंडलीफ ये अनुमान नहीं लगा पाए कि मैं दो तत्व, वैसे तो उन्होंने जगह छोड़ी थी, जैसे ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम के लिए जगह छोड़ी थी, पर वहाँ पर वो सफल भी हुए थे, लेकिन वो एग्जैक्टली नहीं बता पाए कि दो तत्वों के बीच कितने नए तत्वों की खोज हो सकती है। ठीक है बेटा, अब फोर्थ क्वेश्चन है, टिप्पणी कीजिए। पहला क्या बताना है, आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की क्या स्थिति है, जो आजकल आवर्त सारणी चल रही है। तो बेटा उसमें क्या हुआ, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, हमको पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो परमाणु संख्या पे डिपेंड करती है। तो जैसे कार्बन है, इसके दो समस्थानिक होते हैं, एक इसको बोलते हैं कार्बन 12, इसको बोलते हैं कार्बन 14। तो पर इनके परमाणु क्रमांक तो एक जैसे हैं, इसलिए इनको एक ही खाने में रखा जाएगा। ठीक है ना, चाहे कितने भी समस्थानिक हों एक तत्व के, तो उनको समान समूह में रखा जाता है। समान मतलब एक जैसे। और दूसरा पूछा गया, आधुनिक आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकल को कैसे निर्धारित किया गया है। तो देखो बेटा, जो पुरानी आवर्त सारणी थी मैंडलीफ की, उसमें क्या था, हिसाब से निकल को बाद में आना चाहिए, निकल को उसमें जो है निकल को बाद में आना चाहिए था, सॉरी, निकल को पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में। ये मैं बता रही हूँ मैंडलीफ की बात। क्यों? क्योंकि निकल का परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट से कम है, लेकिन जब मैंडलीफ ने अपनी सारणी बनाई तो उसने कोबाल्ट को निकल के आगे रख दिया था, जबकि इसका परमाणु भार निकल से ज़्यादा है, और वो इस चीज़ को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे। ठीक है, पर जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें क्या है, कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या है वो 27 है, कोबाल्ट की परमाणु संख्या है 27 और निकल की है 28। तो अगर हम बढ़ते हुए परमाणु संख्या के हिसाब से रखें तो पहले कोबाल्ट ही आना चाहिए और निकल बाद में आना चाहिए। तो ये कमी पूरी हो गई आधुनिक सारणी में।